अच्छा, व्हेन यू बिकम हाउस ऑफिसर दे आस्क यू टू राइट, जब आपने फिल करना होता है कि ब्लड अरेंज करना है, ब्लड जो है इट्स लाइक अम्ब्रेला टर्म, उसमें स्पेसिफिकली लिखना होता है किसको क्या चीज चाहिए। तो जब रेड सेल चाहिए वो स्वेयर एनीमिया के केसेस में चाहिए, हम नहीं ट्रांसफ्यूज करते अनलेस उसको कोई सीरियस डिजीज होती है, राइट। प्लेटलेट कंसंट्रेट हम लिख के देते हैं उस फॉर्म में तब चाहिए होता है जब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और ईजी इन केसेस ऑफ एक्यूट ल्यूकीमिया। अच्छा, अगर लंबर पंचर करना है, इन्वेसिव प्रोसीजर करना है, अगर यू हैव टू अंडरगो एन ऑपरेशन और उसमें अगर प्लेटलेट काउंट नॉर्मल नहीं है तो पहले प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करेंगे क्योंकि वूंड हील नहीं करेगा। आगे आ गया फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और क्रायो प्रेसिपिटेट। ठीक है, जो जो रेड ब्लड, जब आप ब्लड का परफॉर्मा फिल करते हो तो उसमें लिखा होता है, जब आप कहते हो कि पिंट ऑफ ब्लड अरेंज करना है तो उसमें आपने लिखना होता है कि आपको रेड ब्लड सेल कॉन्सेंट्रेट चाहिए और डू यू नीड प्लाज्मा, राइट, क्रायो चाहिए या प्लेटलेट्स चाहिए। तो इनमें से टिक करना होता है और फिर आगे करना होता है कितनी पिंट ऑफ ब्लड चाहिए, 1 पिंट ऑफ ब्लड चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है, पिंट ऑफ ब्लड, ब्लड इज अम्ब्रेला टर्म कि आपको रेड ब्लड सेल चाहिए, प्लाज्मा चाहिए, प्लेटलेट चाहिए, क्रायो चाहिए, आपको डिजीज के मुताबिक ये करना होगा। और जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है उसमें सारे होते हैं आपके कोagulation फैक्टर्स होते हैं, लेकिन वन विली ब्रांड फैक्टर नहीं होता, ये रिप्लेस करना होता है अगर कोई किसी को कोagulation की डेफिशिएंसी हो गई है। क्रायो प्रेसिपिटेट्स में क्या चीज होती है, फैक्टर 12 और वॉन विली ब्रांड फैक्टर्स, ये वॉन विली ब्रांड डिजीज में और हीमोफीलिया वालों को लगाते हैं। एज मच एज आई रिमेम्बर दे आस्क्ड मी टू फिल 12 क्रायो चाहिए थे एक बंदे को जो कि हीमोफीलिया का पेशेंट था। ठीक है, तो आप लिखोगे 12 पिंट ऑफ ब्लड, आगे क्रायो पे टिक करोगे इफ यू नीड क्रायो, डिजीज स्पेसिफिक हो जाएगा कौन सी चीज ट्रांसफ्यूज करनी है। सपोज अगर मैंने अंडर को करना है ऑपरेशन, कोलिसिस्टेक्टमी करानी है अपनी और मेरी प्लेटलेट्स जो है वो कम है, तो आप मेरे लिए क्या अरेंज करके दोगे? इट्स अ क्वेश्चन, ट्राई टू आंसर इट, मेरे लिए क्या अरेंज करके दोगे? ब्लड तो चाहिए मुझे, ब्लड का कौन सा वाला कॉम्पोनेंट मेरे रिक्वेस्ट पर फॉर्म में पे फिल करोगे? प्लेटलेट कौन, मुझे प्लेटलेट्स लगने चाहिए, पिंट ऑफ ब्लड के आगे टिक करोगे प्लेटलेट्स पे। आगे आ गया सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल जो है ना हीमोलिटिक एनीमिया है, हिमोलिसिस होना है ब्लड का इस पे। एक तो बात है कि इट्स नॉट एक्स लिंक, इसका जेंडर से कोई ताल्लुक नहीं, इट्स ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। अब जो हीमोग्लोबिन बनता था वो ग्लोबिन से बनता है और हीम से बनता है। हीम के अंदर दो कॉम्पोजिशन है, आयरन एंड प्रोटोपोरफायरिन। जो सिकल सेल एनीमिया है वो ग्लोबिन चेन की बीमारी है, इसमें अल्फा चेन है और बीटा चेन है। अब क्या हुआ है, हमारी बीटा चेन पे एक म्यूटेशन हो गई है सब्स्टिट्यूशन वाली, पोजीशन 6 पे, जो हमारा हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड वो रिप्लेस हो गया वेलिन से, तो इसलिए वो सिकल कर जाते हैं। ठीक है, अब अल्फा की भी दो चेन्स होती हैं और बीटा की भी दो चेन होती हैं। अगर एक डिफेक्टिव होती है तो वो सिकल सेल ट्रेट होता है, अगर दोनों डिफेक्टिव होती हैं, हमारी दोनों बीटा चेन डिफेक्टिव होती हैं, तो वो सिकल सेल डिजीज होती है। यहाँ तक क्लियर है? अब जो हीमोग्लोबिन एस होता है, जैसे ही थोड़ी सी डीऑक्सीजनेशन होती है, ऑक्सीजन कम होती है, फौरन उसके अंदर कैपेसिटी नहीं होती कि वो शेप मेंटेन कर सके, वो फौरन पॉलीमराइज कर जाता है और जो शेप बन जाती है सिकल, उसको टेक्टोइड्स कहते हैं। कौन कौन से जो फैक्टर्स होते हैं जो इंक्रीज करा देते हैं सिकलिंग को, और जो सिकलिंग फिनोमेना है वो परमानेंट है या टेम्परेरी है? शाबाश, हाइपोक्सिया करा देते हैं। अभी क्या है कि जब ऑक्सीजन कम होगी तो उसकी शेप जो होती है वो मेंटेन नहीं कर सकेगा, लो O2 हो गया, इन्फेक्शंस हो गई, डिहाइड्रेशन हो गई या स्लो पीएच। व्हाट एल्स?
इसकी जो शेप चेंज होती है इनटू सिकल, इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन, लो ऑक्सीजन, ये सब चीजें जो होती हैं उसको सिकल में बना देती है, लेकिन ये परमानेंट शेप चेंज नहीं होती, ये पॉलीमराइजेशन होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं हो जाती, परमानेंट नहीं होती। लेकिन अगर रिकरेंट अटैक होते रहे उस बंदे को इन्फेक्शन के, डिहाइड्रेशन के, लो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हो, तो क्या हो जाता है, बार बार उसकी शेप चेंज बाय कन्वेक्स से और सिकलिंग होने में बार बार सिकल और इसमें वो रोटेट करता है और इवेंचुअली उसकी परमानेंटली खराब हो जाती है, डीनेचर हो जाती है शेप। ठीक है, डिस्टॉर्ट हो जाता है बार बार, अगर वो ऑक्सीजन रीऑक्सीजनेशन हो रही है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो रही है, देन रीऑक्सीजन हो रही है, तो उसका परमानेंट हो जाती है उसकी सिकलिंग। Here are factors given जो precipitate करते हैं सिकलिंग को: hypoxia which is low oxygen, acidosis which is low pH, dehydration and infection। अच्छा, जब ये हो रहा होता है तो तब क्या होता है, ऑर्गन स्पेसिफिक डैमेज स्टार्ट हो जाता है। ये सेल्स क्या करते हैं, माइक्रो सर्कुलेशन में प्लग्स बना लेते हैं, वो वाले हमारे नॉर्मल बाइकनकेव थे, ये ऐसे बन के सारे प्लग्स बना लेते जब ये इरिवर्सिबली सिकल होते हैं। तो जब ये प्लगिंग करते हैं वेसल्स की बोन्स में, तो बोन में पेन स्टार्ट हो जाती है, कहाँ कहाँ, फीमर में, रिब्स में, पेल्विस में, वर्टेब्रा में पेन स्टार्ट हो जाती है। और हमारी जो बच्चे होते हैं उनके हैंड्स और फीट में डेक्टिलाइटिस हो जाता है। वी डिड डेक्टिलाइटिस का मीनिंग है एक तो स्वॉलन फिंगर्स, एंड वी डिड दिस इन रूमेटोलॉजी। कौन सी डिजीज में डेक्टिलाइटिस था, ये होता है डेक्टिलाइटिस, और ये सिकलिंग में की वजह से हो रहा है। पेनफुल वेसोक्लूसिव क्राइसिस इज कॉजिंग डेक्टिलाइटिस। ये सिस्टेमिक स्क्लेरोडर्मा में था, वहां पे फाइब्रोब्लास्ट कंस्ट्रक्ट कर रहा था वेसल्स को, दैट्स व्हाई इट वाज हैपनिंग ड्यू टू रेनॉल्ड फिनोमेना। यहाँ पे हो रहा है क्योंकि वो प्लग इन कर रही है वेसल्स को। उसके बाद अगर यही प्लगिंग हो जाए आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो स्ट्रोक आ जाएगा। और उसके लिए हम स्क्रीन कैसे करते हैं, ट्रांसक्रेनियल डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं किसी वेसल में, चेक करने के लिए कि इफ देयर इज थ्रोम्बोसिस और इन्फार्क्शन तो नहीं हो जाएगी। और स्ट्रोक का रिस्क हम रिड्यूस करने के लिए वी गिव हाइड्रोक्सी कार्बामाइड, जो कि हीमोग्लोबिन एफ को प्रोड्यूस कराएगी, ताकि HbS जब होगा ही नहीं तो सिकलिंग भी नहीं होगी। उसके बाद है सिकल चेस्ट सिंड्रोम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बिल्कुल नमूनिया जैसा लगता है, इट्स वेरी हार्ड टू डिफरेंशिएट। इसमें क्या हो गया कि आपके लंग्स में बोन मैरो में इन्फेक्शन हुई और वो एम्बुलेंस क्या चला गया, लंग्स में चला गया, और वेंटिलेटरी फेलियर हो जाएगा इफ हमने सिकलिंग को ट्रीट नहीं किया और उसको सपोर्ट पे नहीं किया। उसके बाद सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस होते हैं कि बार बार जब स्प्लीन उनको रिमूव करी होगी, इन द एंड इसकी इन्फार्क्शन स्टार्ट हो जाएगी। डिक्रेंस, एक तो वो ओवरवर्क कर रही है, दूसरा वो रिमूव कर रही है उनमें जितनी भी सिकल वाले सेल्स को, उनकी हेमोलिसिस करा रही है। अच्छा, मुझे ये बताओ, सिकल सेल एनीमिया में हेमोलिसिस जो होगा वो कौन सा होगा, एक्स्ट्रावेस्कुलर या इंट्रावेस्कुलर? एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस होगा या इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस होगा? एक्स्ट्रावेस्कुलर इसमें प्रीडोमिनेंट हेमोलिसिस है, लेकिन इंट्रावेस्कुलर बहुत थोड़ी क्वांटिटी में होता है, एक्स्ट्रावेस्कुलर इसका प्रीडोमिनेंट है। और दूसरा जो स्प्लीन को जा रही है सप्लाई, उसका वीनस आउटफ्लो उसको भी ब्लॉक कर देगा, तो स्प्लीन की डेथ हो जाएगी। इस एक्स्ट्रावेस्कुलर प्रीडोमिनेंट है, वेरी गुड। और एक्स्ट्रावेस्कुलर में फीचर्स क्या आएंगे कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज होगा, स्प्लीनोमेगेली होगी, पेशेंट विल बी स्लाइटली जॉन्डिस्ड। और फिर क्या आ जाएगा, स्प्लीन को जो ब्लड सप्लाई वेनस आउटफ्लो जा रहा है वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि वहां पे भी हो रहा है, और इसकी स्प्लीनिंग इनलार्जमेंट होगी क्योंकि हिमोलिटिक एनीमिया है। उसके बाद जब स्प्लीन काम करना छोड़ देगी या हम उसको रिमूव कर देंगे सिकलिंग की वजह से, तो जितने भी हमारे कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं वो इन्फेक्शन कॉज करेंगे। तो सिकल सेल एनीमिया में अगर इफ द चाइल्ड डाइज ड्यू टू सिकल सेल एनीमिया, उसमें इन्फेक्शन कॉज होती है। एंड इफ एन अडल्ट
डाइज ड्यू टू सिकल सेल एनीमिया उसमें कॉज होती है सिकल चेस्ट सिंड्रोम कि बोन मैरो से क्या करते हैं एम्बोलिज्म लंग्स पे जाता है और वेंटिलेटरी फेलियर में चला जाता है। अच्छा, अगर इसमें एक्स्ट्रा वैस्कुलर हेमोलिसिस हो रहा है तो रेटिक्स को क्या होगा? विल रेटिक्स बी नॉर्मल और एलिवेटेड और डिक्रीज्ड? रेटिक्स को क्या होगा? रेटिक्स चेक करते हैं ग्रेटर देन 3% होगा तो इसका मतलब है बोन मैरो सही फंक्शन कर रही है। तो इसमें तो बोन मैरो बिल्कुल ठीक है ना सिकल सेल एनीमिया में। रेटिक्स नॉर्मल होंगे और इंक्रीज्ड होंगे क्योंकि बोन मैरो क्या करेगी? कंपनसेट करने की कोशिश करेगी। इट विल ट्राई टू कंपनसेट के जो गंदे गंदे सेल बन रहे हैं उसको कंपनसेट करेगी। अब लेकिन ए प्लास्टिक क्राइसिस आ जाता है। इफ देयर इज पार्वोवायरस B19 इन्फेक्शन, उसमें क्या है कि रेटिक्स डिक्रीज होंगे। अगर सिकल सेल एनीमिया के साथ पार्वोवायरस बी हो जाती है तो वो बोन मैरो को डिप्रेस कर देगी। लेट मी टेल यू द मैकेनिज्म कि बोन मैरो को कैसे करेगी। कि पार्वोवायरस B19 जो होता है वो इफेक्ट करता है प्रोजेनेटर रेड सेल्स को और वो एरिथ्रोपोइसिस को स्टॉप कर देगी। और ऑलरेडी बोन मैरो इतनी ज्यादा स्ट्रेस में सिकल सेल की वजह से कि उसको ज्यादा प्रोटेक्शन करनी पड़ रही है। उसके बाद एक और फीचर होता है प्राइप्रेविज्म। वो इसलिए हो रहा होता है सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट में क्योंकि प्रोस्थेटिक प्लेक्सिस ऑफ वेन्स की इंफाक्शन होती है। अब प्रेगनेंसी में भी पेनफुल क्राइसिस हो सकते हैं। प्लेसेंटल फेलियर और थ्रोम्बोसिस हो सकता है क्योंकि यही इन्फेक्शन उसकी प्लेसेंटा को सप्लाई करेगा तो बेबी की स्टिल बॉर्न बर्थ हो सकती है, लो बर्थ वेट हो सकता है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकती है। अच्छा, एडल्ट्स में जो डेथ होती है वो एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम की वजह से होती है। बोन मैरो में इन्फेक्शन होगी और वो फैट एम्बुलेंस क्या करेगा? लंग्स में ट्रेवल करेगा। ये एडल्ट्स में डेथ की कॉज होती है। और बच्चों में क्या होती है? क्योंकि हाइपोसेप्टीन हो जाती है, पहले इनिशियली वो एनलार्ज होती है, देन वो थ्रोम्बोसिस की वजह से एनलार्ज की होती है, एक्स्ट्रामेडुलरी हेमेटोपोइसिस की वजह से एनलार्ज होती है। लेटर ऑन जब उसका थ्रोम्बोसिस, उसकी जो सप्लाई में थ्रोम्बोसिस होता है तो वो हाइपोस्प्लीन हो जाती है। राइट, हाइपोस्प्लीन होती है या फिर हमें रिमूव करनी है, स्प्लीनेक्टमी करनी पड़ती है, तो फिर बच्चे इन्फेक्शन से मर जाते हैं। कॉज ऑफ डेथ इन सिकल सेल एनीमिया इन चिल्ड्रन इज हाइपोस्प्लीनिज्म और स्प्लीनेक्टमी, इन्फेक्शन की वजह से मरेगा वो। अच्छा, अगर प्रेग्नेंट में, अगर द पर्सन प्रेग्नेंट वन विद सिकल सेल एनीमिया वांट्स टू गेट प्रेग्नेंट तो उसको पहले काउंसलिंग करनी पड़ेगी। सिकल सेल की वजह से आपको स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकते हैं एंड बेबी विल बी लो बर्थ वेट। उसको कहेंगे कि आप वैक्सीनेशन कंप्लीट करा लें बिकॉज हाइपोसेप्टिनिज्म है और कैप्सुलेटेड जो है बैक्टीरिया विल इन्फेक्ट एंड कॉज इन्फेक्शंस इन यू। पार्टनर को टेस्ट करा लें कि उसमें भी हो, तो अगर सिकल ट्रेट वाला है तो person can develop full blown sickle cell disease, child will develop full blown sickle cell disease। उसके बाद फॉलिक एसिड, क्योंकि हेमोलिसिस हो रहा है, हेमोलिसिस होता है तो प्रोडक्शन आरबीसीज की इंक्रीज हो जाती है, सेल डिवीजन विल इंक्रीज। तो उसको 5 mg डेली प्रोडर एंड थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। अच्छा, हाइड्रोक्सी कार्बाइड यूरिया जो कि हीमोग्लोबिन एफ बनाता है उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा एस इनहिबिटर्स को क्योंकि दोनों के दोनों टेराटोजेनिक है। एस्प्रिन देना पड़ेगा ये ताकि थ्रोम्बस फॉर्म ना हो, ब्लड की थिन कराने के लिए। ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं लेकिन सीएमवी वायरस को पहले उसको स्क्रीन करना पड़ेगा, क्रॉस मैच रेसिस फैक्टर भी मैच करना पड़ेगा, सीएमवी नेगेटिव होना चाहिए। अब इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या है? बिफोर वी प्रोसीड टुवर्ड्स इन्वेस्टिगेशंस मुझे इस ब्लड पिक्चर की फाइंडिंग्स बताओ। इस ब्लड पिक्चर की फाइंडिंग बताओ। ये कौन सा सेल है? यस, इट्स सिकल सेल। अच्छा, ये कौन सा सेल है? No, it's not normal. It's target cell.
बाकी ये छोटी वाली प्लेटलेट्स पड़ी हुई हैं। अच्छा, टारगेट सेल होता है जब सेंट्री लोकेटेड हीमोग्लोबिन है, सेंटर में है और इधर को पैच है, टारगेट सेल होता है। और दूसरा एक और इसमें ब्लड में फाइंडिंग होती है हॉबल जॉबल बॉडीज की। जब स्प्लीन रिमूव हो जाती है या स्प्लीन स्प्लीन जैसे स्प्लीनेक्टमी की हुई है सिकल सेल एनीमिया में, तो फंक्शनल स्प्लीन है नहीं, तो कभी कभी बोन मैरोस क्या करती है, आरबीसी में न्यूक्लियस के रेमिनेंट्स होते हैं, वो क्लीन करना क्या होता है, स्प्लीन का काम होता है, तो वो बच्चे रह जाते हैं। तो इट मीन्स जो स्प्लीन इज नॉट फंक्शनिंग और इट इज नॉट प्रेजेंट। यही इसकी पेरिफेरल फिल्म में फाइंडिंग होगी। देखो, पेशेंट विद सिकल सेल विल हैव कंपनसेटेड एनीमिया। सेकेंड, उसकी जो पेरिफेरल फिल्म होगी उस पर टारगेट सेल्स आएंगे, फीचर्स ऑफ हाइपोस्प्लीनिज्म आएंगे, वो क्या होता है, हॉवल जॉली बॉडीज होंगी। ठीक हो गया। और उसके बाद जब इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे तो उसमें एब्सेंस होगी एडल्ट हीमोग्लोबिन की। नॉर्मली जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें 95% एडल्ट हीमोग्लोबिन आता है, और जो हीमोग्लोबिन एफ होगा वो 20 to 20% आएगा। एंड बोथ पेशेंट ऑफ द अफेक्टेड इंडिविजुअल विल हैव सिकल ट्रेट, क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव है, बोथ पेशेंट विल बी कैरिंग द डिजीज। ये देखो, जब इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे डिजीज में क्या होगा, सिकल वाला जो हीमोग्लोबिन होगा 90% होगा, और HbF 8% होगा, 2% होगा जो कि नॉर्मली होना चाहिए, 95 to 98% होना चाहिए हीमोग्लोबिन, और ऑलमोस्ट नील भी हो सकता है। ट्रेट में क्या होगा, लेस देन 50%। जब HbS होता है ना तो हम उसको ट्रेट कहते हैं। डू रिमेम्बर दिस थिंग कि ट्रेट किस डिजीज को कहते हैं, जब हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस पे HbS लेस देन 50% आए तो हम उसको ट्रेट कहते हैं। आगे ट्रीटमेंट है कि प्रोफाइलेक्टिकली फॉलिक एसिड दे रहे हैं क्योंकि हिमोलिटिक एनीमिया हो रहा है। और अगर हाइपोस्प्लीनिज्म है, स्प्लीन इज नॉट फंक्शनिंग, तो हम उनको सीजनल वैक्सीनेशन दे रहे हैं इन्फ्लुएंजा की। दूसरी और कौन सी वैक्सीनेशन करनी है अगेंस्ट कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स, मेनिंजियोकोकल की करनी है और नीमोकोकल वैक्सीन करनी है। उसके बाद जब वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस हो रहा है तो उसको रिहाइड्रेट करना, ऑक्सीजन थेरेपी देनी है और एनाल्जेसिक्स देने हैं, वो भी आईवी, ओपिएट्स इन नेचर। ठीक है, अभी हमने किए थे कि इन्फेक्शन, राइट, इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन एंड लो ऑक्सीजन इज कॉजिंग वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस, तब सिकलिंग स्टार्ट होती है। तो आपने फॉरन से उसको ऑक्सीजन लगाओ, उसको आईवी फ्लूइड्स लगाओ, पेन किलर दो, और साथ में एक एंटीबायोटिक भी देनी होगी, मोस्ट लाइकली सेफ्ट्रायक्सोन हम देते हैं आईवी में। अच्छा, अगर सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स वगैरह का खतरा है तब हम ट्रांसफ्यूजन करते हैं, अदरवाइज वी डू नॉट गिव इट। ओरल साइटोटॉक्सिक एजेंट लाइक हाइड्रोक्सी कार्बामाइड हम देते हैं। और अगर अब बहुत कम हो गया है कि मैचिंग सिबलिंग से हम उसका स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करें, हम बाकी लाइंस पे ट्रीट करते रहते हैं उसको। जो हाइड्रोक्सी यूरिया है ना, वो इंक्रीज कर देता है हीमोग्लोबिन एफ को। उससे क्या हो जाता है, जब हीमोग्लोबिन एफ की सिंथेसिस इंक्रीज होती है तो एंडोथेलियल एक्टिवेशन नहीं होती ना, वहाँ पे माइक्रोसाइट्स आते हैं ना, न्यूट्रोफिल काउंट भी डिक्रीज होता है, इन्फेक्शन नहीं होती, और ना ही HbS की पोलीमराइजेशन होती है, ना उसकी पोलीमराइजेशन होती है, शेप चेंज होती है, आरबीसी की मेम्ब्रेन भी डैमेज नहीं होती, हिमोलिसिस नहीं होता, और ना ही WBCs आके उसको अटैक करके खाते हैं रेड ब्लड सेल्स को। हिमोलिटिक एनीमिया क्योर हो जाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। Which of the following clinical scenarios is an indication for an exchange transfusion in a patient with sickle cell anemia? A, B, C, D.
ए में एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम में हम करते हैं ट्रांसफ्यूजन, प्राइप्रिज्म में करें, सी में न्यूमोकोकल सेप्सिस में करें, या फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आ रहे हैं with elevated hematocrit or STMI with a normal hematocrit. इसमें किस में ट्रांसफ्यूजन करते हैं हम? एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम में तो हम नहीं करते ट्रांसफ्यूजन, गलत। अगेन रीड बुक्स लाइन, उसमें लिखा हुआ है ट्रांसफ्यूजन हम तब करते हैं जब सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स हो रहे होते हैं, मींस एमआई हो रहा है या फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स आ रहे हैं, तब ट्रांसफ्यूजन करते हैं। तो इसका आंसर है डी। जब एक्यूट सिकल सेल पेन क्राइसिस होते हैं तो उसमें हमने फ्लूइड्स, एनाल्जेसिक, ऑक्सीजन देना होता है। इन्फेक्शन है, फीवर, ल्यूकोसाइटोसिस, तो आईवी सेफ्ट्राइक्सोन से ट्रीट करना होता है। अब जब स्वेयर लाइफ थ्रेटनिंग मैनिफेस्टेशंस आ रही हैं, राइट, तब जैसे सीएनएस की मैनिफेस्टेशन, एक्यूट कार्डिक मैनिफेस्टेशंस, उनमें, और क्रॉनिकली तो वैसे मैनेज करें हम वैक्सीनेशंस लगा के, हाइड्रोक्सी यूरिया दे के। तीसरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट विच इज नाउ रेयरली बीइंग डन। ये क्वेश्चन देखो, 16-year-old boy with a known sickle cell disease is brought to emergency department। अच्छा, acute chest syndrome लिखा हुआ है, hematocrit लो है ना। acute chest syndrome is not being caused by sickling। ऊपर लिखा हुआ था एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। अगेन वो कह रहे हैं एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम में तब करना है ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ हेमाटोक्रिट इज लो। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन तब करना होता है जब हेमाटोक्रिट इज हाई। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इफ हेमाटोक्रिट इज हाई, यहाँ पे लिखा हुआ है विद लो हेमाटोक्रिट, यहाँ पे लिखा हुआ है एलिवेटेड हेमाटोक्रिट। और न्यूमोकोकल सेप्सिस को तो आपने आईवी एंटीबायोटिक सेफ्ट्राइक्सोन मोस्ट लाइकली आईवी हाइड्रेशन से मैनेज करना है। अब ये क्लियर हुआ है, चेस्ट सिंड्रोम में लो हेमाटोक्रिट लिखा हुआ है इसमें। दोबारा पढ़ो, देखो, अगर एक्यूट सिकल क्राइसिस हो रहा है तो उसको फ्लूइड, एनाल्जेसिक्स, ऑक्सीजन मास्क लगा के ट्रीट करना है। अगर इन्फेक्शन भी साथ हो रही है तो आईवी सेफ्ट्राइक्सोन दे दो। अब लाइफ थ्रेटनिंग मैनिफेस्टेशन में सीएनएस और एक्यूट एमआई को हम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन से ट्रीट करते हैं अगर हेमाटोक्रिट इज हाई, एंड इफ हेमाटोक्रिट इज लो तो हम रेड ब्लड सेल ट्रांसफ्यूज करते हैं। यहाँ पे लो है तो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन क्यों करेंगे? Because 16-year-old boy with known sickle cell disease is brought to emergency department is found profoundly unwell. He has reduced conscious level, temperature 90/39, pulse rate 160, blood pressure 70/40, hypotensive है, hemoglobin 78 ग्राम पर डेसी, MCV नॉर्म माइक्रोसिटिक में जा रही है, वाइट सेल काउंट 17 है जो कि 4 to 11 के होता है, इसका एलिवेटेड आ रहा है। प्लेटलेट 4,80,000 है जो कि नॉर्मल है। रेटिकुलर साइट काउंट नॉर्मल है। ब्लड फिल्म में न्यूट्रोफिलिया है विद टॉक्सिक ग्रेनुलेशन। रेड सेल चेंजेस कंसिस्ट ऑफ सिकल सेल डिजीज एंड हाइपोसिप्लिनिज्म। हाइपोसिप्लिनिज्म हम टारगेट से देखते हैं, उसका मतलब था हाइपोसिप्लिनिज्म के साइन आ रहे हैं टारगेट से, हॉबल जॉबल बॉडीज आ रही है नजर। अब बताओ इसका क्या आंसर है? व्हाट इज द मोस्ट लाइकली क्लिनिकल डायग्नोसिस?
What is the most likely clinical diagnosis? अच्छा, फीवर है तो वायरल। ए प्लास्टिक की पिक्चर किधर से है? ए प्लास्टिक में तो सेल लाइन को डिक्रीज नहीं हो जानी चाहिए। अब व्हाइट ब्लड सेल ज्यादा है, प्लेटलेट्स नॉर्मल है, ए प्लास्टिक तो है नहीं ये। और ए प्लास्टिक जो है क्राइसिस किससे होता था? पारो वायरस से होता था। वायरस में न्यूट्रोफिल क्यों इंक्रीज होंगे? सिकल चेस्ट सिंड्रोम कहाँ है? सिकल चेस्ट सिंड्रोम के फीचर्स। सिकल चेस्ट सिंड्रोम बिल्कुल निमोनिया की तरह लगता है, निमोनिया जैसी इसकी फाइंडिंग होती है। इट्स नॉट सिकल सेल सिंड्रोम। पेनफुल वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस होते तो पेन की कंप्लेन करता, शदीद दर्द की। अच्छा, न्यूट्रोफीलिया का मतलब है कि सेप्सिस चल रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये मेनिंजियोकोकल सेप्सिस है ड्यू टू हाइपोसप्लिनिज्म। लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन हुई है ड्यू टू हाइपोसप्लिनिज्म। अगर ए प्लास्टिक क्राइसिस होता तो हीमोग्लोबिन रो के साथ लो रेटिक्स होते, और ए प्लास्टिक क्राइसिस किससे हो रहा था? पारोवायरस बी के साथ, तो उसमें न्यूट्रोफीलिया क्यों इंक्रीज होता? अच्छा, ना उन्होंने हमें जॉइंट पेन दिए, जॉइंट पेन देते तो हम कहते वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ सिम्टम होता तो हम कहते सिकल चेस्ट सिंड्रोम है। कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। तो ये सेप्सिस के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है, हाइपोटेंसिव है, सेप्टिक, ऑलमोस्ट उसको सेप्टिक शॉक हुआ है। और देखो उसका फीवर है, साथ में हार्ट बीट, पल्स रेट भी ज्यादा है। इसका करेक्ट आंसर है मेनिंजियोकोकल सेप्सिस। अभी किसी को ये अनक्लियर है तो मुझे बता दो। ये एमसीक्यू क्लियर है कि सेप्सिस हुआ हुआ है उसे। सेप्सिस इसलिए हुआ क्योंकि उसकी स्प्लीन इज नॉट फंक्शनिंग, न्यूट्रोफिल इंक्रीज है क्योंकि फाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर वो ए प्लास्टिक होता, रेटिक्स लो होते, और बाकी डब्ल्यूबीसी काउंट देखो, प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है। ये कहाँ से ए प्लास्टिक क्राइसिस है कि बोन मैरो तो बिल्कुल ठीक फंक्शन कर रही है। पेनफुल चेस्ट सिंड्रोम होता, पेन अगर सिकल चेस्ट सिंड्रोम होता तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही होती क्योंकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रहा है। पेनफुल वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस होता तो बोन पेन होती। उसने तो ऐसी कोई भी बात नहीं बताई सिनेरियो में। इज इट understandable now? Say yes or no so that we can proceed. अच्छा, अब हमने करना है हॉजकिन लिम्फोमा। वो करना है परवेज अकबर से। तो परवेज अकबर का पेश है 426। अच्छा, एक होता है लिम्फोमा, एक होता है ल्यूकीमिया। इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं कि एक को लिम्फोमा एक को ल्यूकीमिया है? दोनों व्हाइट ब्लड सेल की मिलिग्नेंसीज हैं। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करें इसे, लिम्फोमा और ल्यूकीमिया को? दोनों में वाइट डब्ल्यूबीसी की प्रोलिफरेशन हो रही है दोनों में। तो लिम्फोमा ल्यूकीमिया को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं हम? जो लिम्फोमा होता है उसमें जो व्हाइट ब्लड सेल हैं वो लिम्फोइड टिश्यू में जाके मैस क्रिएट करते हैं, ठीक है? दे डू नॉट गो इनटू ब्लड। और ये वाली लुकीमिया व्हाइट ब्लड सेल की मेलिग्नेंसी है जिसमें व्हाइट ब्लड सेल गो इनटू ब्लड, ठीक है? अगर वो क्या करते हैं, लिम्फोइड टिश्यू में जाके मैस क्रिएट करते हैं व्हाइट ब्लड सेल, तो उसको लिम्फोमा कहते हैं। और अगर वो ब्लड में जाके एबनॉर्मेलिटीज क्रिएट करते हैं तो उसको ल्यूकीमिया कहते हैं। इस लिम्फोमा और ल्यूकीमिया अ बिट क्लियर?
आगे आ जाओ. लिम्फोमा का सिनेरियो इज a 10-year-old girl presents with a 2-month history of painless right-sided cheek swelling. Painless की क्या इसमें सिग्निफिकेंस है? लिम्फेडिनोपैथी हुई है. देयर हिस्ट्री ऑफ इंक्रीजिंग कफ ओवर प्रीवियस 2 weeks. कफ है, डिस्पनिया है, डिस्फेजिया है. शी also has fever at night, weight loss. On examination, bilateral supraclavicular lymphadenopathy, more marked on right side. She has axillary inguinal lymphadenopathy, splenomegaly. In chest, radiographs show hilar lymphadenopathy and a large mass in mediastinum. अब अगर हमने लिम्फोमा ना पढ़ा होता तो ये सिनेरियो किसकी तरह लगता है? किस और डिजीज का टिपिकल सिनेरियो लगता है ये? What I'm trying to say कि ल्यूकीमिया लिम्फोमा दोनों वाइट ब्लड सेल की मैलिग्नेंसीज हैं. अगर वाइट ब्लड सेल जाते हैं लिम्फोइड टिश्यू में और वहां पे मैस क्रिएट करते हैं ड्यू टू मैलिग्नेंसी, तो उसको लिम्फोमा कहते हैं. ल्यूकीमिया में क्या होता है? डब्ल्यूबीसी गो इनटू ब्लड, तो वो ल्यूकीमिया होता है. और दूसरा ये सिनेरियो देखो बिल्कुल टीबी जैसा लगता है. इट्स लिटरली लाइक टीबी, लेकिन पेनलेस स्वेलिंग्स है. जब पेनफुल होती है तो इसका मतलब है इन्फेक्शन हो रहा है. और जब ये स्वेलिंग है ना, तो स्वेलिंग का जो आप है एक्सीजनल बायोप्सी करोगे, चेक करोगे इसके अंदर क्या कॉम्पोजिशन है, तब जाके इसका डायग्नोसिस बनेगा. ये जिस टेस्ट की कि पेनलेस स्वेलिंग होती है. पेनलेस स्वेलिंग ऑलवेज शो के इधर मैलिग्नेंसी है. पेन होगी तो, अगर आपकी स्वेलिंग में पेन हो रही है तो इट मींस इन्फेक्शन है. पेन नहीं हो रही तो मैलिग्नेंसी है. मेजर रूल. दूसरा, ये सारे सिम्टम्स ऐसे लगता है dyspnea, dysphagia, increasing cough over past 2 weeks. It looks like TB. अच्छा, उसके बाद हम ये कैसे करते हैं डिवाइड? जो लिम्फोमा है, इट्स अ मैलिग्नेंसी ऑफ लिम्फोसाइट बी सेल एंड टी सेल. इसमें लिम्फेडिनोपैथी होगी, ठीक है, स्प्लीन इनलार्ज होगी, लिवर इनलार्ज होगा, और अदर लाइक स्किन के अंदर भी डिपॉजिट हो सकते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स और जीआई ट्रैक्ट के अंदर भी. अब इनलार्ज पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी होगी और बी सिम्टम्स आ सकते हैं लाइक फीवर, चिल्स, नाइट स्वेट्स. बी सिम्टम्स का मतलब है कि जब व्हाइट ब्लड सेल ज्यादा होंगे तो दे विल रिलीज साइटोकाइंस. साइटोकाइंस हैं जो ये फीवर, चिल्स और नाइट स्वेट्स कॉज कर रहे हैं. उसके बाद मैक्रोफेज एक्टिविटी इंक्रीज हुई होगी. इसमें ना हाइपरकैल्सीमिया भी होता है. हाइपरकैल्सीमिया मींस मोर कैल्शियम इन ब्लड. और ये ऐसे हुआ है कि क्या करते हैं कि मैक्रोफेजेस के पास ना 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज होता है जो कि किडनी में था. तो लिम्फोमा सेल से साइटोकाइंस निकलते हैं, वो मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करते हैं. 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज से 25 वाला हाइड्रोक्सिलेट होके 125 डी हाइड्रोक्सी विटामिन डी बन जाता है. अब जब आप मैच देखते हो तो आप उसकी बायोप्सी करवाते हो. अगर उसमें रीड स्टर्नबर्ग सेल आते हैं तो वो हॉजकिन लिम्फोमा है, अगर नहीं आते तो वो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है. और ये होता है रीड स्टर्नबर्ग सेल जिसमें ओवल आउल की तरह लाइक आउल आइज ये नजर आते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं. रीड स्टर्नबर्ग सेल लार्ज एबनॉर्मल लिम्फोसाइट होते हैं. नॉर्मली लिम्फोसाइट कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं. और रीड स्टर्नबर्ग सेल में क्या होता है? ऐसे करके abnormally large lymphocytes which contain more than one nucleus. इसमें 3 है. They do not have to be 1. इसमें देखो 3 है. अच्छा, इनकी क्लासेस जो हमने पैथो में पढ़ी थी, एक क्लासिकल टाइप होती है और एक नोड्यूलर लिम्फोसाइट एक प्रिडोमिनेंट होती है. आगे नोड्यूलर स्क्लेरोसिंग, मिक्स टाइप, लिम्फोसिटिक रिच, डिप्लीटेड. ये कैसे चेक करेंगे हम? हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ, जब एक्सीजनल बायोप्सी करेंगे लिम्फ नोड की, उधर से पता चलेगा कि कौन सी वाली टाइप है. और ये टाइप कर हमें हेल्प करेगी कीमो की सिलेक्शन में, कीमो की मॉडिफिकेशन एंड सिलेक्शन में.
अब स्टेजिंग कैसे करनी है इसकी, ये उस परवेज अख्तर में नहीं लिखी हुई, ये आपने ऐड करनी है स्टेजिंग। स्टेजिंग ऐसे करनी है कि अगर सिर्फ एक लिम्फेटिक ग्रुप, ठीक है, सिंगल साइड पे, यानी एक साइड, ये बॉडी होती है ना, अभी हमने एक साइड पे सिर्फ मिला है हमें लिम्फ नोड, तो स्टेज 1 है। दो lymphatic groups involved on the same side of diaphragm, तो स्टेज 2 है। अगर बोथ साइड ऑफ डायफ्राम इधर भी इन्वॉल्व हो जाती हैं तो वो स्टेज 3 हो जाता है। और फोर्थ में क्या होता है, वाइड स्प्रेड होता है, बोन मैरो इन्वॉल्व हो जाती है, लिवर इन्वॉल्व हो जाती है, और इन दी एंड इसमें लिवर की बायोप्सी भी करनी पड़ती है उस एक लिम्फ नोड की बायोप्सी करने के साथ। अब स्टेज 1-2 तक हम रेडिएशन से उस जो आपकी गिल्टी निकली हुई है लिम्फ स्वोलन लिम्फ नोड है उसको हम रेडिएशन से कर सकते हैं, लेकिन स्टेज 3-4 में हमें कीमो रेडिएशन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अब हॉजकिन वर्सेस नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में क्या सबसे बड़ा डिफरेंस है हॉजकिन और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में? सबसे बड़ा तो है आरएस सेल जो है हॉजकिन लिम्फोमा में मिलेंगे और ये लोकलाइज्ड होगा और इसी तरह से स्प्रेड करेगा, एक साइड पे फिर दूसरी साइड पे जाएगा। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जो है इस तरह से इसका स्प्रेड नहीं है, वो कहीं भी हो सकता है, ये बॉडी है, इधर स्वेलिंग हो रही है, इधर स्वेलिंग हो रही है, एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है। एक वोल्डर आयर रिंग थी, उसमें जब जाता है तो वो नॉन हॉजकिन वाला होता है, जीआई ट्रैक्ट में जा रहा है, स्किन में जा रहा है, एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट नॉन हॉजकिन में ज्यादा होती है। और बी सिम्टम्स जो थे, व्हाट इज द कॉज ऑफ बी सिम्टम्स इन हॉजकिन लिम्फोमा? ट्यूमर सेल्स जो हैं वो साइटोकाइंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, साइटोकाइंस विल कॉज फीवर, नाइट स्वेट, वेट लॉस, दे आर मोर कॉमन इन हॉजकिन लिम्फोमा। अभी क्वेश्चन देखो, a 32-year-old woman comes to the office with a neck mass for last several weeks. She also has fever, weight loss, sweats. इसका डीडी बता। एक तो लिम्फोमा हो गया, लिम्फोमा इज अ कार्सिनोमा। इससे पहले आप थोड़ा लेसर स्वेयर बना सकते हो डीडी। लेसर स्वेयर डीडी बना सकता है कोई? नेक पे तो थायराइड स्वेलिंग भी हो सकती है, वो भी फीवर, वेट लॉस, स्वेलिंग करा सकता है ना, हाइपरथायराइडिज्म। ग्रेव्स डिजीज हो सकती है, और गैस थायराइड रिलेटेड इश्यूज, टीबी हो सकती है, और क्या हो सकता है? लिम्फेडेनाइटिस हो सकता है ना, सम वायरल इन्फेक्शन की वजह से सारा उसका लिम्फोइड टिश्यू में प्रोलिफरेशन हो जाए, फीवर, वेट लॉस, स्वेट आ जाए। अच्छा, बैक टू दिस कि आपने हॉजकिन लिम्फोमा को डायग्नोज करना है यूजिंग रीड स्टर्नबर्ग सेल, जो कि आपको एक्सीजनल बायोप्सी पे करोगे। उसके बाद कौन कौन से इन्फेक्शियस एजेंट है जो प्रीडिस्पोज करते हैं हॉजकिन लिम्फोमा को? ये क्या करते हैं? यस, कुड बी एनी एब्सेस। अच्छा, कौन कौन से प्रीडिस्पोज करते हैं? ये क्या करते हैं, स्टार्ट करवा देते हैं मिलिग्नेंसी इन बी सेल्स, लाइक ह्यूमन herpes 6, CMV, EBV, HIV में भी, और ट्रांसप्लांट के बाद भी ये स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, पैथोजिनोमिक जो फीचर है उसका, वो रीड स्टर्नबर्ग सेल है, वो लार्ज जो है ना और मल्टी लोबुलेटेड लिम्फोसाइट है। और इस लिम्फोसाइट के साथ क्या होंगे, प्लाज्मा सेल्स भी होंगे, ईओस भी होंगे।
ये देखो, हॉजकिन लिम्फोमा है ना, पहले एक ही साइड से स्टार्ट हुआ फिर दूसरी पे मूव किया। जो नॉन हॉजकिन है वो एक नेक पे मास है, एक दूसरा ऑपोजिट साइड पे जो है अंडर ब्रेस्ट है, फिर एक जो है उसके अंडर थाइस में। और जो इसमें रीड स्टर्नबर्ग सेल्स और ये वाले इन्फ्लेमेटरी सेल्स साइटोकाइंस रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से बी सिम्टम्स आते हैं। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? पेनलेस होगी, लोकलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी होगी, स्पेशली स्टार्ट कहाँ से होगी? सर्वाइकल रीजन से स्टार्ट होगी। उसके बाद मीडियस्टाइनल इन्वॉल्वमेंट होगी, सम डिग्री ऑफ हेपेटोस्प्लीनोमेगाली इज रेयर। बी सिम्टम्स क्या होंगे? टेम्परेचर होगा, नाइट स्वेट, वेट लॉस। अब डायग्नोसिस हम इसका कैसे करेंगे? हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, सीबीसी, प्लेटलेट काउंट टू रूल आउट कि लुकीमिया तो नहीं है, इसको कोई और चीज तो नहीं है। ईएसआर, ईएसआर विल बी रेज्ड, इन्फ्लेमेशन हो रही है। चेस्ट एक्सरे करा के उसमें क्या करते हैं? मीडियस्टाइनल मास देखते हैं। अगर वो ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर आता है तो उसका बड़ा पुअर प्रोग्नोसिस है उस लिम्फोमा का। ठीक है, आगे पीईटी स्कैन कराते हैं, पेट पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। ये क्या करते हैं हम? 18 फ्लोरो डीऑक्सी ग्लूकोज दे के पूरी बॉडी का स्कैन करते हैं, उसमें देखते हैं कि मेट्स कहाँ कहाँ तक चला गया। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है उसमें एक्सिशनल बायोप्सी है। देखो, एक बंदा है, उसका लिम्फ नोड है यहाँ पे सपोज। एक्सिजनल बायोप्सी ये होती है कि आप पूरा उस एरिया को एक्साइज कर दो और फिर उसको हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराओ। इंसिजनल बायोप्सी ये होती है कि आप इसको थोड़ा सा पीस लो। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? एक्सिजनल बायोप्सी, कंप्लीटली उस नोड को रिमूव करके, ठीक है, फिर आपने हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजना है। और जब उस पर आइडेंटिफाई हो जाएंगे रीड स्टर्नबर्ग सेल, तो इट विल बी डेफिनेटिव डायग्नोसिस। एडवांस स्टेजेस में आपको कुड बी नीडेड कि बोन मैरो एग्जामिनेशन अगर वो स्प्रेड कर जाए बोन मैरो तक, तब नीड होगा। एलएफटीज, रीनल पैरामीटर्स हम क्यों कराते हैं? जब भी आपने कीमो स्टार्ट करनी है तो उससे पहले चेक करते हैं कि आपकी किडनी नॉर्मल फंक्शनिंग कर रही है। ठीक है, एलएफटीज इसलिए करा रहे हैं, अगर एलएफटीज डी रेंज आती हैं तो इसका मतलब है वो लिवर में भी इन्फिल्ट्रेट कर गया, तो आपको फिर लिवर बायोप्सी भी करानी पड़ेगी। आगे मैनेजमेंट क्या करना है? स्टेज 1-2 तक रेडियोथेरेपी से काम चल सकता है, बट पेशेंट ट्रीटेड अलोन विद रेडियोथेरेपी को कीमो चाहिए होती है सक्सेसफुल के लिए। अच्छा, कीमो के लिए आपने कैसे याद करना है? ABVD, सिर्फ एक चीज याद रखनी है, ये ABVD, एड्रामाइसिन, ब्लियोमाइसिन, विंसिस्टिन और डिकार्बाजीन, डकार्बाजीन, यस। और ये डिसाइड कैसे करना है कि प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है कौन से स्टेज तक पहुंच गई है डिजीज। Try solving this question. A 10-year-old boy presents with bilateral painless neck swelling for last 3 months. On examination, there is bilateral cervical axillary lymph node enlargement. The lymph node are 2 to 3 centimeter in size. Discrete, non-tender का मतलब टच करो पेन नहीं होती. Rubbery है. Chest X-ray shows mediastinal mass. What is the most likely diagnosis? अच्छा, Hodgkin lymphoma. I think you should write lymphoma, and then you should write if you see Reed Sternberg cell on histopathological examination, then you will classify it as Hodgkin lymphoma. You will write diagnosis simply as lymphoma, और ना ही उन्होंने आपको B symptoms दिए हैं. So you will write simply lymphoma. And how will you investigate? Investigate क्या करोगे? History लोगे, clinical examination, clinical and physical examination. उसके बाद इन्वेस्टिगेशन क्या करोगे? एक्सिजनल लिम्फ नोड बायोप्सी में एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, चेस्ट एक्सरे पीए व्यू करवाओगे, सीटी नेक, चेस्ट एब्डोमेन। अगर जो है मीडियस्टाइनल मास इज ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर तो बड़ा पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर होता है ये।
PET scan, bone marrow biopsy on later stages. CBC, LFT, CBC, LDH level and ESR, इस तरह से उसको इन्वेस्टिगेट करोगे.